Dear students, good morning to all of you. आज हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में समझेंगे और उसके लिए फार्मूला भी डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले तो हम पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर लें कि व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी। तो इट इज एनर्जी gained by a body or system of bodies due to position or deformation। ये डेफिनेशन हमने पहले दी हुई है कि कोई बॉडी अपनी पोजीशन के कारण जो एनर्जी गेन करता है, जैसे हमने किसी बॉडी को किसी हाइट पे ले जाके रख दिया तो उसके पास एक एनर्जी आ जाती है, दैट इज द एनर्जी ड्यू टू पोजीशन। या हम किसी स्प्रिंग को पकड़ के खींच लें, रबर को स्प्रिंग को पकड़ के खींच लें, यानी उसमें हम कोई डिफॉर्मेशन लाएं और उसके कारण उसमें जो एनर्जी आ जाती है दैट इज आल्सो द पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? तो एक्चुअली ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी जो है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं हुआ है। डिफाइन हुआ है एनर्जी डिफरेंस, डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी कि कोई कॉन्फ़िगरेशन, कोई कुछ बॉडीज का कोई कॉन्फ़िगरेशन एक पोजीशन में था और वहां से वो किसी दूसरे पोजीशन में आ गया, तो दोनों पोजीशन में एनर्जी में जो डिफरेंस होगा दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी, डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी। हमने यानी कि फिजिक्स में यही डिफाइन हुआ है, डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी कि पहले कितनी थी अब कितनी है, पहले वाली पोजीशन में और दूसरे वाली पोजीशन में, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन में एनर्जी में डिफरेंस कितना है, ये हमने डिफाइन किया हुआ है। इनिशियल स्टेट में कितनी पोटेंशियल एनर्जी थी और फाइनल स्टेट में कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, ये हम अलग अलग डिफाइन नहीं करते या नहीं कर सकते। वी हैव डिफाइंड ओनली द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। कि दो बॉडी जो हैं वो इस पोजीशन में थे, इनिशियल पोजीशन, द बॉडीज आर प्लेस्ड इन कांटेक्ट विथ ईच अदर, और इन्हीं को हमने अब इस पोजीशन पे ले आया। कि नाउ देयर इज ए distance, there is a separation between the two bodies। तो इस पोजीशन से इस पोजीशन तक लाने में कुछ न कुछ तो वर्क हुआ होगा, और वो जो वर्क हुआ है वही इन दो स्टेट की पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होगा। बात समझ में आई कि यहाँ पर एनर्जी कितनी थी U1, यहाँ कितनी थी U2, तो हमको क्या मालूम होता है U इज इक्वल टू U2 माइनस U1, द फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। तो हम ये डिफरेंस डिफाइन करते हैं। एब्सोल्यूट एनर्जी किस पोजीशन में कितनी एनर्जी होगी हम ये डिफाइन नहीं करते, या इस पोजीशन में सिस्टम के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी थी, इट इज नॉट डिफाइंड। हाँ, दोनों स्टेट की एनर्जी में कितना डिफरेंस होगा इट इज डिफाइंड, द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्या डिफाइन किया हमने? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ठीक है, हम यदि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ही डिफाइन कर सकते हैं तो फिर हम इनिशियल स्टेट को हम इन्फिनिटी पे मान लें कि जो बॉडीज थे इनिशियली दे आर प्लेस्ड एट इन्फिनिटी,
और इन्फिनिटी पे कोई भी बॉडी हो, कोई भी सिस्टम हो, सिस्टम ऑफ बॉडीज हो, उसकी पोटेंशियल एनर्जी को जीरो लिया गया। क्या लिया गया? जीरो। तो मान लीजिए अगर ये इन्फिनिटी पे है इनिशियली, तो इसकी जो एनर्जी हो जाएगी जीरो, इसकी एनर्जी जो हो जाएगी मान लीजिए U2, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ? U2 माइनस U इन्फिनिटी। इनिशियली द सिस्टम वाज एट इन्फिनिटी और U इन्फिनिटी हम जीरो ले रहे हैं, तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आया, एक्चुअली ये भी चेंज ही है कि इन्फिनिटी में एक कॉन्फ़िगरेशन था बॉडीज का, उसको उठा के हमने यहाँ पर ले आया इस पोजीशन में, तो कितनी एनर्जी में चेंज आया वही हम कैलकुलेट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ से ये जो चेंज है वो सेकेंड पोजीशन की एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी हो गई, सेकेंड पोजीशन की एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी हो गई। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया। इट इज आल्सो डिफाइंड एज द नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्सेस। The potential energy, change in potential energy is also given by negative of the conservative internal forces, work done by the conservative of internal forces। अब यहाँ पर इंटरनल फोर्स कौन सा होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स, कि एक बॉडी दूसरे बॉडी पे जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो तो अपने आप होता है, that is the internal force। तो gravitational force is an internal force, electrostatic force is an internal force। तो ये जो, और ये कंजर्वेटिव फोर्सेस भी हैं। तो जो कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्सेस हैं वो जितना वर्क कर रहे हैं उसके नेगेटिव को हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी is equal to negative of work done by conservative internal forces। In case of gravitational potential energy, it is the work done by gravitational force, negative of work done by the gravitational force। कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक ले जाने में ग्रेविटेशनल फोर्स ने जो वर्क किया उसका नेगेटिव ये होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और यदि आप ये चेंज इन्फिनिटी और किसी दूसरे कॉन्फ़िगरेशन के बीच ले रहे हो तो दिस इज द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इन द सेकेंड स्टेट और इन द गिवन स्टेट। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि फ्रिक्शन इज आल्सो ए इंटरनल फोर्स। तो क्या फ्रिक्शन के कारण भी पोटेंशियल एनर्जी गेन या चेंज होता है? इज ए बॉडी gain potential energy due to the friction? Then answer is no, because friction is not a conservative force। ये केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस के कारण जो वर्क होगा वहीं पर एप्लीकेबल होगा। फ्रिक्शन नॉट ए कंजर्वेटिव फोर्स, विस्कस फोर्स नॉट ए कंजर्वेटिव फोर्स, एयर रेजिस्टेंस नॉट ए कंजर्वेटिव फोर्स। तो इनके कारण पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नहीं होगा। ठीक, और ये जब आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो एक चीज और ध्यान रखना है कि देयर मस्ट नॉट बी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। देयर मस्ट नॉट
चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होना चाहिए, मीन्स बॉडी के पार्टिकल्स के वेलोसिटी में चेंज नहीं होना चाहिए। और यू कैन ऑल्सो से दैट देयर मस्ट बी नो एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द प्रोसेस, कि जिस भी प्रोसेस से आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जा रहे हो बॉडीज को, वहाँ एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए। मीन्स देयर मस्ट नॉट बी चेंज इन वेलोसिटी। यदि बॉडी रेस्ट में थे तो रेस्ट में ही रहने चाहिए, धीरे 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 रेस्ट में ही रखते हुए आप उसको धीरे 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 क्या करें, दूसरी स्टेट में ले जा रहे हैं, तब चेंज आएगा। तब जो आप वर्क करेंगे वो चेंज के बराबर होगा इन पोटेंशियल एनर्जी। तो हम कह सकते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाई द कंजर्वेटिव फोर्सेस व्हेन there is no change in kinetic energy. When there is no change in kinetic energy means there must not an acceleration. वहाँ acceleration नहीं होना चाहिए। और तब आप जो वर्क कर रहे हैं, आपका इंटरनल फोर्स या आपका ग्रेविटेशनल फोर्स जो वर्क कर रहा है, उसका नेगेटिव आपका होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वो एक सिंगल बॉडी के पास नहीं होगा, एक सिंगल बॉडी के पास नहीं होगा कि सिंगल बॉडी इन्फिनिटी पे था, अब उसको उठा के हमने पॉइंट ए पे ले आया, तो कितना वर्क होगा। तो यहाँ तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो तो दो बॉडी के बीच अप्लाई होता है, यहाँ तो कोई है ही नहीं, कुछ भी नहीं है आसपास, तो यहाँ पर कोई फोर्स ही नहीं होगा। और जब कोई फोर्स नहीं तो कोई वर्क नहीं, और कोई वर्क नहीं तो कोई चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नहीं। तो एक सिंगल बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, ध्यान दीजिएगा। क्या होना चाहिए, एक सिस्टम बनना चाहिए, कम से कम दो बॉडी का, कम से कम दो बॉडी का, तब दोनों के बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स डेवलप होगा, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स जितना वर्क करेगा, उस वर्क का नेगेटिव जो आएगा, दैट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट विल बी द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो चलिए हम दो बॉडी के एक सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करते हैं। तो समझ में आ गया कि पोटेंशियल एनर्जी इज, मैं आपके लिए चाहूँ तो नोट कर देता हूँ, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी द नेगेटिव ऑफ वर्क डन by conservative forces, conservative internal forces। Kinetic energy remains unchanged is called change in potential energy, is called change in potential energy। तो ये पोटेंशियल एनर्जी की कंप्लीट डेफिनेशन आ गई। एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी की नहीं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की कंप्लीट आ गई। और जैसे कि अभी हम लोगों ने कहा कि पोटेंशियल एनर्जी of a configuration at infinity is equal to 0।
इज इक्वल टू 0। वो कॉन्फ़िगरेशन कुछ भी हो, 2 बॉडी का हो, 3 बॉडी का हो, सैकड़ों और हजारों बॉडी का हो, वहाँ रखा हुआ है सब, तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी को हम 0 लेंगे। इट इज ऑलवेज टेकन इक्वल टू 0। और इसलिए अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बॉडीज, कुछ बॉडीज का एक कॉन्फ़िगरेशन बना हुआ है, सिस्टम बना हुआ है, उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स when the bodies are initially at infinity. तो किसी भी कॉन्फ़िगरेशन का पोटेंशियल एनर्जी होगा नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्सेस व्हेन द बॉडीज आर इनिशियली प्लेस्ड एट infinity and taken to the final position without acceleration. बिना एक्सेलरेशन के हमने इस फाइनल स्टेट में उनको लेके आए हैं, बिना एक्सेलरेशन के। क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं होगा तो वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आएगा। और उस केस में आपके ग्रेविटेशनल फोर्स ने जितना वर्क किया उसके नेगेटिव को हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन। अब ये एब्सोल्यूट वैल्यू निकल रही है क्योंकि इन्फिनिटी पर तो हम 0 मानते हैं। तो हम इसी तरीके से इसी डेफिनेशन से हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए हमारे पास 2 बॉडीज हैं, उनका जरा पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 बॉडीज तो suppose the masses of the bodies are m1 and m2 and distance between their center of masses is r। इस पोजीशन पे ये 2 बॉडी रखे हुए हैं, इसकी कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी? तो क्या कहेंगे? इनिशियली द बॉडीज आर एट इंफिनिटी। Initially these 2 bodies are at infinity at any position। हो सकता है दोनों एक दूसरे कांटेक्ट में हो, एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे हो, जैसे भी हो, बट दे आर एट इंफिनिटी। ये दोनों बॉडी इंफिनिटी पे रखे हुए हैं और वहां से हम इस पोजीशन पे इनको लेके आ रहे हैं। वहां से तो हमने कितना वर्क किया ये हमको निकालना है। तो देखिए ये भी एक कहीं कुछ यहाँ पर कुछ नहीं है, ये दोनों के दोनों कहाँ इन्फिनिटी पे हैं, इन्फिनिटी पे हैं। वहां से हम m1 को लेकर कहाँ आएंगे? इस पॉइंट A पर आएंगे। कितना वर्क किया कैलकुलेट कर लेंगे। इसको यहीं पर छोड़ करके हम फिर वापस जाएंगे इन्फिनिटी पर, m2 को लेकर के फिर यहाँ आएंगे B पर। कितना वर्क किया
फिर कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन याद रखना कि इस पूरे प्रोसेस में बॉडीज की काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो चलिए पहला बॉडी लेके आते हैं। अब वहां तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, मीन्स देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडीज। बॉडीज में कोई फोर्स वहां पर अप्लाई नहीं है, और इसलिए आपने M1 पर एक छोटा सा फोर्स अप्लाई कर देंगे, बहुत छोटा, 0.0000001 न्यूटन। तो जैसे ही फोर्स अप्लाई करेंगे बॉडी जो है चलना स्टार्ट कर देगा, और बॉडी चलना स्टार्ट किया, आपने एक बार उसको मोशन में ले आया, स्टार्ट हो गया, विड्रॉ कर लो आपका अपना फोर्स। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन द बॉडी विल मूव विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी टिल इट अप्रोचेस द पॉइंट ए। और जब वो पॉइंट ए पर आया तो जितना फोर्स आपने वहां अप्लाई किया था उतना ही फोर्स आप फिर अप्लाई कर दीजिए इन अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन, तो बॉडी यहां करके रुक गया। ठीक है, तो बॉडी M1 इन्फिनिटी से तक आ गया, विदाउट एक्सेलरेशन आ गया, विथ नो एक्सेलरेशन आ गया। कितना वर्क तुमने किया? तो देखो, आपने इसको बस मोशन में लाने के लिए थोड़ा सा फोर्स अप्लाई किया और फोर्स को फिर विड्रॉ कर लिया। इसका मतलब कि पूरे जर्नी में बॉडी के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हुआ, कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हुआ। और इसलिए इस पूरी जर्नी में, इन्फिनिटी से ए तक की जर्नी में, फर्स्ट बॉडी के आने में कोई वर्क नहीं हुआ है, एंड देयरफॉर द वर्क डन in bringing the first mass from infinity to the point A is equal to 0. ठीक है, तो वर्क डन in bringing the mass M1 from infinity to the point A without acceleration Wg1 equal to 0. Work done by gravitational force on the first body is equal to 0. अब हमने इसको A पर छोड़ा, पहुंच के इन्फिनिटी पर लाने के लिए M2 को, और M2 को भी हम वैसे ही बिना एक्सेलरेशन के लेके आ रहे हैं। और किसी समय मान लीजिए कि वो यहां पर आ गया, M2 जो है यहां पर आ गया, पहले बॉडी से यानी पहले पॉइंट से मान लीजिए x डिस्टेंस पर, पहले बॉडी से x डिस्टेंस पर, एक फाइनाइट डिस्टेंस पर। और जैसे वो एक फाइनाइट डिस्टेंस पर आया तो ये M1 जो है इस M2 के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेगा, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग गया इसके ऊपर। और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो हम फिजिक्स में जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको नेगेटिव मानते हैं, रिपल्सिव फोर्स को पॉजिटिव, नेगेटिव, और अट्रैक्टिव फोर्स को नेगेटिव। तो एक फोर्स लग गया, अब उस फोर्स के कारण इसकी तरफ आ रहा है। यदि ये फोर्स लगा है तब तो फिर बॉडी के पास एक्सेलरेशन आ जाएगा, और हमको एक्सेलरेशन नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, जितना ये फोर्स लगा है उतना ही आपको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा इन अपोजिट डायरेक्शन। तब बॉडी के ऊपर नेट फोर्स होगा 0, और नेट फोर्स 0 हो गया तो एक्सेलरेशन भी हो जाएगा 0।
और फिर हम इस बॉडी को धीरे 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 बिना एक्सेलरेशन के हम यहाँ तक पहुँचा रहे हैं। तो एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ dx, मान लीजिए छोटा सा एक्सपेंस, ठीक है। तो कितना वर्क होगा ये निकालते हैं। तो वर्क डन ऑन द मास m2 for a small displacement dx from the position x by the gravitational force. By the gravitational force. तो कितना हो रहा है, dw is equal to fg into dx, the gravitational force into dx, इतना मिलेगा। ठीक, तो कितना है यहाँ, माइनस gm1m2 बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। नेगेटिव क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स होता है और इसलिए वो नेगेटिव होगा। ठीक है, इसलिए वो नेगेटिव होगा। इतना हुआ एंड देयरफॉर द टोटल वर्क डन, total work done in bringing the mass from infinity to the point B। हम इसको कहाँ पहुंचाने वाले हैं, पॉइंट B तक। तो W will be equal to वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी, और B कितनी डिस्टेंस पे था, तो A से R डिस्टेंस पे था, ऑफ माइनस gm1m2 बाई एक्स स्क्वायर dx। इतना वर्क हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स ने इतना वर्क किया। ठीक, तो चलिए इसको इंटीग्रेट करें, बहुत सिंपल सा इंटीग्रेशन है। बहुत सिंपल सा इंटीग्रेशन है। एंड दिस इज द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन 2, ऑन द बॉडी 2। तो चलिए, तो WG2 इज इक्वल टू माइनस को बाहर, gm1m2 को बाहर, इंटीग्रेशन फ्रॉम इंफिनिटी टू r, 1 बाई एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स का पावर माइनस 2 dx। अब इंटीग्रेशन में तो मालूम है कि हम पावर में 1 ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, और जितना नया पावर बनता है उसी से डिवाइड कर देते हैं। तो हो गया माइनस gm1m2 एक्स का पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 इंफिनिटी टू r। अब माइनस 2 में 1 ऐड करोगे तो माइनस 1 मिलेगा, माइनस को मैं बाहर ले लेता हूँ। तो gm1m2 और x का पावर माइनस 1 मीन्स 1 बाई एक्स, और अब लिमिट अप्लाई कर लो। तो gm1m2 1 बाई आर माइनस 1 बाई इंफिनिटी, और जैसे हमको मालूम है कि 1 बाई इंफिनिटी इज इक्वल टू 0, तो हाउ मच वर्क इज डन, gm1m2 बाई आर। इतना वर्क हमको करना पड़ा दूसरी बॉडी को लाने में। ठीक है, दूसरी बॉडी को लाने में हमको इतना वर्क करना पड़ा। तो फिर टोटल वर्क कितना हुआ, तो टोटल वर्क होगा पहले बॉडी को लाने में जो वर्क किया
दूसरी बॉडी को लाने में जो वर्क किया, दोनों का सम टोटल वर्क, एंड देयरफॉर द टोटल वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स Wg बराबर Wg1 प्लस Wg2, इतना वर्क हमने किया। ठीक, तो पहला वाला तो 0 था, दूसरा वाला मिला Gm1m2 by R। It means you have done the total work done equal to Gm1m2 upon R। इतना वर्क हमको करना पड़ा, and therefore change in potential energy of the system delta U means U of the final position minus U at infinity। कि जब वो इन्फिनिटी पर था तो कितना, अब कितना हो गया, ये जो चेंज होगा इट इज नेगेटिव ऑफ द टोटल वर्क डन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस। तो U इन्फिनिटी तो 0 है और Wg हमने निकाला इतना का नेगेटिव, यानी कि माइनस Gm1m2 बाई R, एंड सो दैट the potential energy of two body system is given by Gm1m2 by R। Since it is energy and therefore its unit will be the joule। जूल में इतनी एनर्जी होगी, माइनस Gm1m2 by R। Always remember that the gravitational potential energy must be negative। यह हमेशा निगेटिव होता है। और क्यों निगेटिव होता है? बिकॉज द बॉडीज अट्रैक्ट ईच अदर, एंड जब भी कहीं पर निगेटिव फोर्सेस अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे, उसको ही हम निगेटिव फोर्सेस भी कहते हैं, तो सिस्टम की एनर्जी निगेटिव होगी। जैसे एटम की एनर्जी क्या होती है? निगेटिव। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के जो प्रोटॉन है ऑर्बिट्स के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट किए हुए हैं, एंड सिंस देयर are attractive forces in the system, therefore the energy of the system will be negative। तो यहाँ भी बॉडीज ने एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रखे हैं, इसलिए उनका एनर्जी निगेटिव होगा। तो किसी सिस्टम की एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी अब मालूम करना है तो बहुत आसान सा फॉर्मूला हमारे पास आ गया, माइनस G मास ऑफ द फर्स्ट बॉडी मास ऑफ द सेकेंड बॉडी अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द बॉडीज, अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द बॉडीज। हम इस फॉर्मूले को अर्थ के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं कि अर्थ और एक बॉडी मिलकर एक सिस्टम बना रहे हैं, तो कितनी एनर्जी होगी उस सिस्टम के पास, यानी कि अर्थ के कारण उस बॉडी के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी आएगी। नाउ यू कैन फाइंड दिस पोटेंशियल एनर्जी by applying this formula। इस फॉर्मूले से आप अप्लाई कर सकते हो। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी प्लेस्ड ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, कि एक बॉडी जो है वो अर्थ के सरफेस पे रखा हुआ है, तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो हमारा अर्थ रेडियस कैपिटल आर, मास कैपिटल एम, बॉडी का मास स्मॉल एम, तो कितनी हुई U1 इज इक्वल टू माइनस G कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर। ध्यान देना कि ग्राउंड पे है तो हम 0 मान लेते हैं, 0 नहीं होता, इतनी पोटेंशियल एनर्जी आती है।
अब इस बॉडी को उठाकर हमने h हाइट पे ले गए, h हाइट पे ले गए, तब कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी? तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी प्लेस्ड एट ए हाइट h above द ग्राउंड। अब बॉडी ग्राउंड से h हाइट पर है, ये हमारा अर्थ, मास m, रेडियस r, और बॉडी m मास का यहाँ रखा हुआ है एट ए हाइट h। तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी? U2 इज इक्वल टू माइनस G इंटू फर्स्ट मास सेकेंड मास अपॉन डिस्टेंस, एंड नाउ डिस्टेंस इज r प्लस h। इतनी हो गई। देन व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ड्यूरिंग दिस प्रोसेस? कि यहाँ से उठा करके हमने इसको यहाँ तक लाया, तो पोटेंशियल एनर्जी में कितनी चेंज आई? अब तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड देयरफॉर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इन दिस प्रोसेस इस प्रोसेस में पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आया? डेल्टा U इज इक्वल टू द फाइनल माइनस इनिशियल, द फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल कितना हुआ? माइनस GMM अपॉन R प्लस H माइनस माइनस GMM बाई R। इतने का चेंज मिल रहा है इस पूरे प्रोसेस में कि एक बॉडी को ग्राउंड से उठाकर h हाइट पे ले गए, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में इतना चेंज आया। ठीक, मैंने GMM को कॉमन ले लिया, तो क्या बचा? 1 बाई R माइनस 1 बाई R प्लस H। इस GM की जगह हम GR स्क्वायर रख सकते हैं, मालूम है कि G इज इक्वल टू GM बाई R स्क्वायर, एंड देयरफॉर GM इज इक्वल टू GR स्क्वायर। तो कैपिटल G कैपिटल M की जगह मैं स्मॉल g R स्क्वायर रख सकता हूँ, M, इधर एलसीएम आ गया R प्लस H, तो R प्लस H माइनस R, ये कैंसल, एक R इधर से कैंसल, तो क्या मिला? mg HR अपॉन R प्लस H अपॉन R प्लस H। तो एक बॉडी को ग्राउंड से h हाइट पर ले जाने पर पोटेंशियल एनर्जी में इतना चेंज आता है। अभी तक आप क्या पढ़ते आए? mgh होता है। नो, एक्चुअल चेंज इज दिस, mghr अपॉन R प्लस H। हाँ, अब दो केस हम लेते हैं। If h is too much less than r, जिस हाइट पे हम बॉडी को ले गए हैं वो हाइट बहुत छोटी है कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ। अर्थ की रेडियस कितनी है? अप्रॉक्सीमेट 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर का अप्रॉक्सीमेट इसका रेडियस है हमारे अर्थ का। हम की बॉडी को कितने हाइट पे ले जा रहे हैं? 100 मीटर, 200 मीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। तो ये सारे हाइट आर की कंपैरिजन में बहुत 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 छोटे हैं, नेग्लिजिबल है। तो उस केस में क्या हो जाएगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो mg, अब मैं क्या कर रहा हूँ? कौन बड़ी क्वांटिटी है? r, तो r से ऊपर और नीचे दोनों जगह डिवाइड करो, ऊपर भी डिवाइड करो, नीचे भी डिवाइड करो। तो ऊपर क्या बच गया? mgh, नीचे क्या बचा? 1 प्लस h बाई r। एंड सिंस h बाई r is too much less than 1, so you can neglect this quantity and then change in potential energy is mgh। तो हम जो mgh यूज करते हैं, it is true only under this condition कि आप जिस हाइट पे बॉडी को ले जा रहे हैं
वो हाइट आर की कंपेरिजन में बहुत बहुत छोटा है, तब आप इस फार्मूले को यूज करेंगे। ठीक है, ये मत समझ लेना कि फार्मूला तो ये था, हमने तो ये यूज किया, यानी वो सारा का सारा कैलकुलेशन हमारा रॉन्ग है, गलत है। नहीं, वो भी सही था, क्योंकि चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी वास्तव में mgh आता है कब? जब ये हाइट बहुत छोटी हो तब, और अभी तक आपने बहुत छोटी हाइट ही डील किया हुआ है। ठीक है ना, ए बॉडी ड्रॉट फ्रॉम ए हाइट ऑफ 10 मीटर, ए बॉडी ड्रॉट फ्रॉम ए हाइट ऑफ 100 मीटर, यही आपने डील किया हुआ है। और वहाँ जो आपने mgh लिया है, देन इट इज करेक्ट। ठीक है, नो प्रॉब्लम, इट इज करेक्ट। हाँ, लेकिन वो हाइट बहुत ज़्यादा हो कि h बहुत ज़्यादा हो गया r से, h बहुत ज़्यादा हो गया r से, r 6400 किलोमीटर, उसकी कंपैरिजन में तुम्हारा h बहुत ज़्यादा है। यानी कि हम क्या मान सकते हैं कि h इज इक्वल टू इन्फिनिटी। कहाँ ले गए आप? इन्फिनिटी पे ले गए। तो वहाँ भी आप ले गए तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा? तो देखो, अब कौन बड़ी क्वांटिटी? h, तो ऊपर नीचे हम h से डिवाइड करेंगे, ऊपर नीचे हम h से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो करो, तो mg r अपॉन h अपॉन h1 प्लस r बाई h प्लस r बाई h। ठीक, अब r की कंपेरिजन h तो बहुत बड़ा है, यानी कि h इन्फिनिटी है, और इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे तो जीरो हो जाना है। तो क्या मिलेगा? ये मिलेगा mg r। तो किसी बॉडी को ग्राउंड से हम इन्फिनिटी पे ले जाएं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आएगा? mg r के बराबर आएगा, इनफाइनाइट नहीं होगा। ये मैक्सिमम चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि मैक्सिमम आप कहाँ तक ले जा सकते हो? तो इन्फिनिटी तक। तो जब हमने बॉडी को इन्फिनिटी तक ले गए हैं तो उसकी पोटेंशियल चेंज इतना मिलेगा। ठीक है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अर्थ आप इस तरह से ले सकते हो। अभी जो फॉर्मूला हमने वर्क से कैलकुलेट किया, और पोटेंशियल एनर्जी यानी एक्चुअल में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट किया है, इसे आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट से बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो विदाउट इंटीग्रेशन इन वन लाइन। ठीक है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आप इस तरह से भी डिराइव कर सकते हो। ठीक, दिस इज अवर सेकेंड मेथड, इट इज योर सेकेंड मेथड। कि मान लीजिए कि शुरू में दोनों बॉडी m1 और m2 इन्फिनिटी पे है, किसी भी पोजीशन में है कहाँ? इन्फिनिटी पर, कांटेक्ट में है, कुछ डिस्टेंस पे है, अगल बगल है, ऊपर नीचे है, जैसे भी है, इनकी एनर्जी हो गई जीरो। ठीक है, अब इनको हमने एक एक करके उठा के कहाँ लाया? m1 को लाया A पर, पॉइंट A पर, m2 को लाया हमने पॉइंट B पर, और इस पूरे प्रोसेस हमने कितना वर्क किया यही हमको कैलकुलेट करना है। और जितना वर्क हुआ उसी का नेगेटिव क्या हो जाएगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन बिटवीन दिस पोजीशन एंड दिस पोजीशन। और इस पोजीशन में तो जीरो है, इसलिए जो भी चेंज आएगा इस पोजीशन की पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। तो लेट द बॉडी आर इनिशियली एट इन्फिनिटी, यानी यहाँ पर कुछ नहीं है, ब्लैंक खाली पड़ा हुआ है। तो वर्क डन, हाँ मैं बता दूं यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। तो हम लोगों ने कहा था ना, चेंज इन पोटेंशियल इज गिवन बाय द वर्क अपॉन मास, ये फॉर्मूला था। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए मास इज गिवन बाय m into डेल्टा v,
मीन्स मास इनटू चेंज इन पोटेंशियल, मास इनटू चेंज इन पोटेंशियल। इस फॉर्मूले को यूज करके हम ये फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग द मास m1 फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट A, Wg1 is equal to mass potential of the point A minus potential of infinity। अब मैंने कहा ना पूरा ब्लैंक, कुछ भी नहीं था, खाली था। और जहाँ पर कुछ भी ना हो, खाली पड़ा हो, कोई मास नहीं, कुछ भी नहीं, तो वहाँ का पोटेंशियल तो जीरो था। और इन्फिनिटी का पोटेंशियल हम जीरो ही मानते हैं। तो क्या हो गया, m1 इंटू जीरो माइनस जीरो दैट इज जीरो। सो नो वर्क इज रिक्वायर्ड इन ब्रिंगिंग द फर्स्ट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट A। हाँ, लेकिन अब A पर m1 को छोड़ा, पहुंच गए फिर इन्फिनिटी पर m2 को लेकर आने के लिए। तो हम m2 को लेकर आ रहे हैं B तक। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग द मास m2 फ्रॉम इंफिनिटी to the point B in presence of m1 at the point A, कि m1 A पर रखा हुआ है और अब हम m2 को इन्फिनिटी से, ये इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी से B तक ला रहे हैं। तो कितना वर्क होगा, तो Wg2 इज इक्वल टू, अब ला रहे हैं m2 को, कहाँ पर ला रहे हैं B पर, उसका पोटेंशियल कहाँ से ला, इन्फिनिटी से, उसका पोटेंशियल। तो बराबर मिल गया m2। अब B पर कितना पोटेंशियल आएगा, B पर कितना पोटेंशियल आया, तो B पर अब पोटेंशियल ये डेवलप कर लिया है, किसने, m1 ने। कितना पोटेंशियल डेवलप किया, तो माइनस जी m1 बाई आर, माइनस जी m1 बाई आर, तो हो गया माइनस जी m1 m2 बाई आर। ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं, आपने किया है वर्क, वर्क डन इन ब्रिंगिंग, है ना, लाने में हमने जो वर्क किया है वो है। तो देखो एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझ लो कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस, देन इट इज आल्सो इक्वल टू द पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्सेस। कि इंटरनल फोर्सेस ने जितना वर्क किया उसका नेगेटिव, या एक्सटर्नल फोर्सेस ने जितना वर्क किया उसका पॉजिटिव। क्योंकि हम बिना एक्सेलरेशन के लाते हैं, तो जितना इंटरनल फोर्स एक्टिव होता है उतना ही हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इंटरनल फोर्सेस का जो वर्क होगा, एक्सटर्नल फोर्सेस का वर्क उसका अपोजिट होगा ना, नेगेटिव होगा। और इसलिए नेगेटिव ऑफ इंटरनल, वो नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस इज इक्वल टू पॉजिटिव ऑफ द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस। तो ये एक्सटर्नल फोर्स का वर्क है, एक्चुअली हम ला रहे हैं, ठीक है ना। हमने छोड़ नहीं दिया कि जाओ भी तुम ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर जाओ, मूव करो, ऐसा नहीं है, हम लेके आ रहे हैं। तो दिस इज द एक्सटर्नल वर्क। तो पहले क्लाने में W1 हुआ, दूसरे क्लाने में W2 हुआ और इतना हुआ। तो टोटल वर्क डन, W बराबर W1 प्लस W2। तो W1 तो जीरो है, ये माइनस जी m1 m2 बाई आर है, यानी इतना हुआ।
और जितना एक्सटर्नल फोर्सेस ने वर्क किया वही सिस्टम की चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा। एंड देयरफॉर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू W। इंटरनल फोर्स होता तो माइनस W, एक्सटर्नल फोर्सेस का वर्क है तो प्लस W। डेल्टा U कितना हुआ? तो U फाइनल माइनस U इनिशियल इज इक्वल टू माइनस GM1 M2 बाई R। फाइनल एनर्जी कितनी मान लो U, इनिशियल कितनी थी तो 0, इक्वल टू माइनस GM1 M2 बाई R। एंड देयरफॉर द U, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द गिवन कॉन्फ़िगरेशन, potential energy of the given configuration is minus GM1 M2 by R। तो इस तरह से भी आप डिराइव कर सकते हो। आई थिंक इट इज इजी, ये आसान है। वो भी आसान था, थोड़ा सा इंटीग्रेशन करना पड़ता था बस। कॉन्सेप्ट दोनों जगह अलग है। वहाँ इंटरनल फोर्सेस ने वर्क किया वो हमने कैलकुलेट किया, यहाँ एक्सटर्नल फोर्सेस ने जो वर्क किया वो हमने कैलकुलेट किया। और इसलिए वहाँ निगेटिव ऑफ इंटरनल वर्क लेते हैं, यहाँ पॉजिटिव ऑफ एक्सटर्नल वर्क लेते हैं। ठीक है, रिजल्ट दोनों का सेम है। लेकिन मान लीजिए कि आपके पास एक ऐसा सिस्टम है बॉडीज का जिसमें 2 से ज़्यादा बॉडी है, मोर देन 2 बॉडी, तब उसका क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी? तो नोट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ a system of bodies, बहुत सारे बॉडीज हैं, तो U बराबर होता है सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑल पेयर्स। जितने पेयर्स बने हुए हैं वहां पर सबकी पोटेंशियल एनर्जी का सम, सबकी पोटेंशियल एनर्जी का सम, आपको पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा। मान लीजिए कि मासेस M1, M2, M3 रखे हुए हैं R1, R2, R3 डिस्टेंस पर, या इसको और स्पष्ट कर देते हैं R12, R23, R13। 1 और 3 के बीच का डिस्टेंस, 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस, 2 और 3 के बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ पर कितने पेयर बन गए? वे 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर। तो एनर्जी कितनी होगी? माइनस कॉमन G कॉमन, तो M1 M2 अपॉन R12 प्लस M2 M3 अपॉन R23 प्लस M1 M3 अपॉन R13। जितने पेयर बन रहे हैं सबकी एनर्जी का सम आपके सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। कितने पेयर्स बनते हैं? तो नंबर ऑफ पेयर्स इज गिवन बाई n प्लस 1/2। n बॉडीज हैं, इतने पेयर बनेंगे। जैसे 3 बॉडी थे तो 3 प्लस 4/2, सॉरी n माइनस 1/2। ठीक है, तो 3 माइनस 1 यानी 2/2 तो हो गया 3। 4 बॉडी है तो 4 इंटू 3/2 माने 6। 5 बॉडी है तो 5 इंटू 4/2 माने कि 10 पेयर्स बनेंगे। उन पूरे 10 पेयर्स की एनर्जी निकाल के आपको जोड़ना पड़ेगा, आपको जोड़ना पड़ेगा। तो पूरी बॉडी का, पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी आपको मिल जाएगा। तो बच्चों ये था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एंड आई थिंक दैट all the concepts are now clear to you। सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। फिर भी यदि कोई डाउट है तो मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप सबको नमस्कार, जय हिंद।